नमस्कार। आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, हमारी श्रीमती जी, और आज हम इनके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आप केबल निकाल के प्रश्न कर लें। मुझे ये जानना है कि आपने अभी तक गणित के बारे में बहुत कुछ बताया और फलित के विषय में भी कुछ बताइए ताकि हमें भी जन्म पत्रिका कुछ देखने का आ जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और अवश्य मैं आपको आज ऐसी जानकारी दूंगा कि आप जन्मपत्री देखने के लायक हो जाएंगे। मैं आपको प्रयोगात्मक रूप से आज ज्योतिष का, फलित ज्योतिष का एक भाग बताऊंगा। तो आज के वीडियो को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले एक सिद्धांत ज्योतिष का विषय जिसमें हम गणित आदि की चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं साथ में आपको यह भी बता रहूँगा कि इस में जातक कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद यह भी बताऊंगा कि यह कैसे जानते हैं कि किस समय पे जन्म होने से क्या होता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। तो देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रहर। वराहमिहिर ने प्रहर के बारे में बताया हुआ है। अब प्रहर कितने होते हैं? तो दिन में 8 प्रहर होते हैं। परंतु प्रहर शब्द आपने पहले भी सुना होगा। प्रहरी, प्रहरी कौन होते हैं? जो राजा के यहाँ प्रहरा देते हैं, द्वारपाल होते हैं। प्रहरी का अर्थ है वह द्वारपाल जो एक प्रहर तक कार्य करे और फिर दूसरी जगह कार्य करे, फिर तीसरी जगह। उनके स्थान बदले जाते थे। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा होता है। कोई भी बहुत सुरक्षित स्थान होगा तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे या प्रहरी होंगे उनको समय समय पर बदलना आवश्यक है, ताकि वह वहाँ की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परिचित ना हो जाएं या वो उनके वहाँ वो लोगों को मित्र ना बना लें। अब देखिए, मैंने प्रहर बताया, दिन में प्रहर 8 होते हैं। अब देखिए, पूरा दिन 24 घंटे का है, तो 8 प्रहर से हम भाग देंगे जब, तो हमें पता चलता है कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है। परंतु यह एक मध्यम मान है, यह स्पष्ट मान नहीं है। कारण, क्योंकि हमारा दिन भले ही 24 घंटे का होता है, लेकिन इसका संबंध, प्रहर का संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त से विशेष है। अब जैसे सूर्योदय हम मान लें कि 6 बजे होता है, तो हम कह देंगे कि प्रहर सुबह 6 बजे शुरू होता है, 9 बजे तक, 9 बजे से 12 तक, 12 से 3 तक, 3 से 6 बजे तक, 6 से फिर रात के 9, फिर रात के 12 बजे तक, फिर सुबह 3 बजे तक और 6 बजे तक। ऐसे करके हम 8 प्रहर बोल सकते हैं। परंतु दैनिक रूप से सूर्योदय का समय मौसम ऋतु अनुसार भी बदलता रहता है। तो यदि हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात्रि छोटी होती है। तो हम अगर गर्मियों में प्रहर का मान निकालेंगे तो दिन के प्रहर 3 घंटे से बड़े होंगे और रात्रि के प्रहर 3 घंटे से कम होंगे। इसी के विपरीत हम जब सर्दियों में प्रहर निकालते हैं तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो दिन के प्रहर 3 घंटे से कम होंगे और रात के प्रहर 3 घंटे से अधिक होंगे। तो इस प्रकार हमें प्रहर का जो गणित है वह सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दिन के प्रहर हैं वह सूर्योदय से आरंभ होंगे और जो हमारे रात के प्रहर हैं वो सूर्यास्त से आरंभ होंगे। तो अब मैं आपको पहले प्रहर के बारे में बताता हूँ। पहला प्रहर है प्रदोष, जो कि सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है। अब मान लीजिए सूर्यास्त का समय 6 बजे है, तो 6 बजे से 9 बजे तक का जो यह समय है यह प्रदोष काल है। इस काल में शिव जी की अर्चना, रुद्राभिषेक आदि का विशेष महत्व है। और इस प्रदोष काल में रात शाम के 6 से 9 बजे तक जन्मे लोग शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, रात्रि के 9 से 12। रात्रि के 9 से 12 के इस काल को हम निशित कहते हैं। निशित काल, यह काल अब देखिए, इस काल में किसका जन्म हुआ था? इस काल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस काल में जन्म लेने वाले जातक विभिन्न कलाओं के स्वामी होते हैं। कलात्मक रुचियाँ उनकी बहुत अधिक होती हैं। मैं आगे क्रम में बताने वाला हूँ ऐसा क्यों मैंने बताया आपको। अब इसके बाद आरंभ करते हैं रात्रि 12 से रात्रि के 3 बजे तक। इस काल त्रयामा, इस काल को हम त्रयामा कहते हैं। त्रयामा काल जो होता है, इस काल में घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और कहते हैं कि इस समय भूत पिशाच आदि प्रभावी होते हैं। और यह काल विशेषकर तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष है। जो व्यक्ति तांत्रिक साधनाएं करते हैं उनको यह काल विशेष है उनके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा प्रायः तांत्रिक लोग रात को 12 बजे शमशान की ओर जाते हैं और वहाँ तंत्र करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा, रात्रि में कि वो तो सोने का समय है, और फिर यहाँ पर त्रियामा में हम किसी तांत्रिक पूजा को करते हैं, जैसे भैरव उपासना या काली उपासना या शिव उपासना तांत्रिक विधियों से। अब इससे अगला है उषा। जो उषा काल होता है यह
रात्रि के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय है। यह समय पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा होता है ना? और यह समय हम ब्रह्म मुहूर्त भी जानते हैं कि इसी में ब्रह्म मुहूर्त होता है ना? इसलिए इसे पढ़ाई के लिए विशेष बताया जाता है। इस में जन्मे लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। इस समय भूत पिशाच आदि अधिक प्रभावी होते हैं। इसके बाद जो त्र्यामा में जन्मे लोग जो होते हैं वो जीवन में ज़्यादा अधिक सफल होते हैं। त्र्यामा के बाद आता है उषा काल। उषा काल रात्रि के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय है। इस समय में जन्मे जातक अत्यधिक ऊर्जावान तथा तेजस्वी होते हैं। यह काल पूजा पाठ के लिए या पढ़ाई के लिए विशेष होता है। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त इसी काल में आता है। अब इससे अगला जो काल है वह सूर्योदय के बाद का है, क्योंकि यह था सूर्योदय के समय तक था। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे यानी सूर्योदय से अगले 3 घंटे जो होते हैं उसे हम पूर्वाह्न कहते हैं। इस समय पूजा अर्चना करना विशेष है। तो देखिए, हमारे यहाँ सोते निश्चित काल में हैं और जगने का समय उषा काल बताया गया है। सभी चीज़ों से निवृत्त होने के बाद इस समय में पूजा अर्चना करना अधिक सार्थक बताया गया, अधिक विशेष महत्व बताया गया है। और इस काल प्रहर में जन्मे लोग मान सम्मान अधिक पाते हैं। अब हम अगले पर आते हैं। पूर्वाह्न के बाद आता है मध्याह्न। मध्याह्न का समय 9 बजे से 12 बजे के बीच होता है। अब 9 बजे से 12 के बीच में जन्मे जो लोग होते हैं वह राजनीति में पकड़ अच्छी रखते हैं। वह लोग मैनेजर, किसी शासनिक पद पर होते हैं, प्रशासनिक पद पर होते हैं। यह समय श्री राम के जन्म का भी है। श्री राम इस समय ही जन्मे थे। तो देखिए, कृष्ण रात्रि को 12 बजे 9 से 12 जन्मे थे और कृष्ण और राम सुबह 9 से 12 बजे जन्मे हैं। मैं इसका संबंध भी आपको बताऊंगा, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक ऐसे राजा का है जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए। अब इससे आगे चलते हैं। मध्याह्न के बाद अपराह्न काल। अपराह्न काल 12 से 3 बजे तक का समय को कहते हैं। यह इस समय जन्मे जो लोग होते हैं वो थोड़े स्वभाव में जिद्दी होते हैं और यह समय परंतु वो लोग शिक्षा में थोड़ा आगे रहते हैं। इसके बाद जो अंतिम 8वां प्रहर है वह है सायंकाल। सायंकाल में जो जन्मे लोग होते हैं वो वकालत में या प्रेस में, मीडिया में अच्छा तरक्की करते हैं और ऐसे लोग चिकित्सक भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको यह बताया सिद्धांत कि कैसे हम 8 प्रहर के बारे में सिद्धांत ज्योतिष और फलित का मैंने छोटा सा आपको ज्ञान दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यह किस आधार पर बताया गया है। तो देखिए, जो प्रदोष काल है वह सतोगुणी काल है ना? पूजा अर्चना के लिए अच्छा काल है। और यह सतोगुणी लोग कौन होते हैं? साधु प्रवृत्ति के लोग, जो शरीर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। तो यह काल और सूर्यास्त का समय है। तो सूर्य हमारी शरीर में हड्डियों को देखता है। तो इनका सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से दिशा, सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में होते हैं और सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में। किसी भी जन्मपत्री में सूर्योदय के समय सूर्य यहाँ होंगे और सूर्यास्त के समय यहाँ होंगे। आप कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए और मध्याह्न यानी 12 बजे के लगभग सूर्य यहाँ होंगे और रात्रि 12 बजे के आसपास सूर्य यहाँ होंगे। ऐसे सूर्य यहाँ से लेकर पूरे दिन में ऐसे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जिन लोगों का जन्म प्रदोष काल में हुआ है तब वहाँ सूर्य कहाँ होगा? 6ठे और 5वें भाव की ओर गति कर रहा होगा। क्योंकि देखिए, ये 12 खाने हैं। अब इन 12 खानों को यदि हम 8 से भाग दे दें, क्योंकि 8 प्रहर हैं, तो एक जो प्रहर है वह 1.25 यानी सवा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ मैं सूर्यास्त के बाद के समय, क्योंकि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद है, तो सूर्यास्त तो 6ठे भाव में हो गया है। अब यहाँ से 6ठे से 5वें की ओर जा रहा है। तो 6ठे से 5वें की ओर जाने से क्या होगा कि यहाँ एक तो सूर्यास्त हो चुका है, तो शारीरिक कमजोरी होगी, सतोगुणी है, और धन भी थोड़ा कम होगा, थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, पर और संतान की भी थोड़ी सी समस्या मिल सकती है पंचम भाव से अगर सूर्य का संबंध है। अब इसके बाद जो मैंने बताया था निश्चित काल, निश्चित काल में मैंने आपको कहा था कि यह भाव में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो कलात्मक प्रवृत्ति का स्वामी है वो श्री कृष्ण ही है। तो ऐसा क्यों है?
क्योंकि देखिए इस समय सूर्य तो है नहीं, रात्रि के समय, निशित के समय चंद्रमा प्रभावी होते हैं। प्रायः चंद्रमा का उदय समय यही होता है और उन लोगों के कुंडली में चंद्रमा थोड़ा बली होता है। और चंद्रमा के जो लक्षण हैं वह है कलाओं में रुचि। ओके, ऐसे व्यक्ति तरह तरह की कलाओं में रुचि रखते हैं, तो इसलिए कलात्मक प्रवृत्ति उन लोगों की होती है। अब इससे अगला है त्र्यामा। त्र्यामा में जन्मे लोग, मैंने बताया था कि ये जीवन में सफलता अधिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस समय सूर्य चौथे से तीसरे भाव की ओर जा रहा होता है, यानी यहाँ से इधर की ओर सूर्य जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, उनको थोड़ा भाइयों से विरोध मिलेगा, है ना, परंतु परोपकारी और पराक्रमी भी होंगे वह, और बुद्धिमान भी होंगे। ठीक है। और इसके बाद जो अगला आता है वह है उषा काल। उषा काल के समय सूर्य यहाँ तीसरे से दूसरे भाव की ओर जा रहे हैं। तो तीसरे से दूसरे भाव में जाने की वजह से देखिए पहली बात तो ये सात्विक है ना, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम है, इस समय आदमी सो के ही उठता है। तो इस समय के व्यक्ति पूरी रात की नींद लेने के बाद जगे हैं तो ऊर्जावान और तेजस्वी होते हैं। परंतु सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो वाणी में दोष हो सकता है या नेत्र में दोष हो सकता है। इसके बाद पूर्वाह्न काल। पूर्वाह्न काल में मैंने बताया कि ऐसे लोग मान सम्मान अधिक पाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ देखिए मान सम्मान बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी पाएंगे, या दंड के भी भागी बन सकते हैं। इस समय सूर्य प्रथम लग्न भाव से द्वादश भाव की ओर जा रहे हैं, और ये जो समय है वह तामसिक और राजसिक दोनों है। ठीक है, इसलिए दंड और प्रशासन से भी इसका संबंध होता है। अब इसके बाद जो है मध्याह्न काल में सूर्य यहाँ एकादश भाव से दशम भाव की ओर आ रहे हैं। अब यह मैंने यहाँ पर बताया था कि ऐसे लोग राजनीतिक पकड़ अच्छी रखते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इस स्थान पर श्री राम का भी सूर्य था, और ऐसे लोग शासकीय विभागों में, या ऐसे लोग राजनीति में, ऐसे लोग मैनेजर अच्छे होते हैं, है ना, उनको लोगों को लीडरशिप, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो लोग जन्मते हैं वो अच्छे पदों पर होते हैं। फिर उसके बाद आता है अपराह्न काल। अपराह्न काल में मैंने बताया था कि लोग जिद्दी होते हैं। अब देखिए अपराह्न काल में सूर्य दशम भाव से नवम भाव की ओर जा रहे हैं। नवम भाव में अगर सूर्य होता है तो प्रायः ऐसा व्यक्ति अपने पिता से उसकी नहीं बनती है। और पिता से ना बनने की वजह से क्यों नहीं बनती है? क्योंकि प्रायः ये लोग जिद्दी होते हैं, इसलिए इनकी अपने पिता से नहीं बनती है, और पिता से ना बनने से उनके भाग्य पे थोड़ा सा असर पड़ता है, इसलिए अल्पधन की समस्या होती है। और इसके बाद आता है सायंकाल। सायंकाल मैंने बताया था, सायंकाल में यहाँ सूर्य अष्टम भाव से सप्तम भाव की ओर जा रहे हैं। अब देखिए ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि सप्तम भाव जो है वह भाव है पब्लिक डीलिंग का, व्यापार करने का, है ना, मीडिया में सबके सामने बोलना, प्रेजेंटेशन देने का है। तो ऐसे लोग अवश्य ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां उन्हें सुनने वाले बहुत लोग हैं, जैसे वकील हैं और मीडिया कर्मी हैं, जैसे जिनको सुनने वाले लोग अधिक होते हैं। तो मैंने यह बताया कि ये जो फलित था यह बहुत ही साधारण फलित है ना, परंतु इसमें विशेष ये है कि जो मैंने आज आपको बताया कि आप पूरे दिन में किसी भी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति देख के जन्म के समय का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है। इसके अलावा आप यह भी बता सकते हैं कि सूर्य की स्थिति अनुसार उसके व्यक्तित्व में क्या होगा। अब देखिए जो बातें मैंने कही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती हैं, या सामान्य स्तर पर भी, परंतु उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें भाव, भावेश, उच्च नीच, राशि, स्थिति, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। परंतु यह इस तरीके का फलित 60 से 70% सही होता है, क्योंकि प्रायः जो सामान्य कुंडलियाँ हैं जिनमें ग्रहों की स्थिति बहुत बुरी या बहुत अच्छी ना हो तो ऐसे फलित कार्य करते हैं।